नमस्कार, ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म सेमेस्टर 2 के पेपर नंबर 2 के बारे में आज से हम बात करेंगे। इससे पहले हमने पाँचों यूनिट पेपर 1 का कवर कर लिया है, जिसमें मैंने मेन चीज़ें जो थी उसके ऊपर फोकस किया, आपको बता दिया है। अगर उन सब चीज़ों को आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक दो बार रिपीट करेंगे तो आपको पेपर 1 की पूरी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज सेकंड पेपर के यूनिट 1 को स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू न्यू मीडिया। तो ये पेपर जो है वो न्यू मीडिया के ऊपर आधारित है। इसमें अभी हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंसेप्ट ऑफ न्यू मीडिया, हिस्ट्री ऑफ न्यू मीडिया, ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू मीडिया, ऑनलाइन जर्नलिज्म, सर्च इंजिन्स, इनका मीनिंग, टाइप्स, नेशनल इंटरनेशनल, वेल नोन साइट्स, न्यूज़, इंटरटेनमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यू मीडिया, वेब 2.0, 3.0, इसको 2.0, 3.0 भी बोलते हैं दोस्तों फैशन में, ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स, विकी, CMS, RSS फीड। इसके अलावा सोशल मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, वर्डप्रेस, ब्लॉगर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डॉक्यूमेंट्स, इसको डॉक्स बोलते हैं, ड्राइव, हैंगआउट, सोशल बुकमार्किंग, डिलीशियस, स्लाइड शेयर, स्काइप्स। चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले समझते हैं कि न्यू मीडिया से हम क्या समझते हैं। न्यू मीडिया को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन लेव मनोविच इन्होंने जो है इंट्रोडक्शन टू न्यू मीडिया में इन्होंने डिफ़ाइन किया है न्यू मीडिया को 8 प्रोपोजिशन से। सबसे पहला है न्यू मीडिया वर्सेस साइबर कल्चर। साइबर कल्चर बहुत सारे सोशल फिनोमेना से बनता है, जो कि इंटरनेट और नेटवर्क कम्युनिकेशन से तैयार होते हैं, जैसे ब्लॉग्स, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेमिंग एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें जो होती हैं, इनको क्या होता है कि ये कल्चर की तरह से डेवलप हो रहा है, इसलिए इसको साइबर कल्चर बोलते हैं। इसके अलावा न्यू मीडिया एज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज्ड एज ए डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप जानते हैं कि न्यू मीडिया अभी जितना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, इंटरनेट, वेबसाइट्स, कंप्यूटर मल्टीमीडिया, ब्लू-रे डिस्क, ये सारी चीज़ें जो बढ़ती जा रही हैं, इसकी वजह से न्यू मीडिया अभी ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में ये न्यू नहीं रह जाएगा, ये ओल्ड मीडिया हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसके अलावा न्यू मीडिया एज डिजिटल डेटा कंट्रोल्ड बाय सॉफ्टवेयर। तो न्यू मीडिया तो कल्चरल ऑब्जेक्ट्स है ही हैं, जो कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, एग्जीबिशन इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, इंटरनेट, वेबसाइट, कंप्यूटर मल्टीमीडिया, ब्लू-रे डिस्क और डिजिटल डेटा जो है बहुत ही तेज़ी से मैनिपुलेट किया जा सकता है सॉफ्टवेयर्स बना करके। और आप देखते हैं कि तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स जो अभी आज के समय पे बन रहे हैं, ग्रे स्केलिंग, शार्पनिंग, रेस्टराइजिंग, कलर इन्वर्जन, ये सब करके बहुत सारे एडिशनल एल्गोरिदम डाल करके और उसको काफ़ी जो है मतलब चेंज किया जा रहा है। इसके बाद अभी हम बात करते हैं चौथा पॉइंट, न्यू मीडिया एज द मिक्स बिटवीन एग्जिस्टिंग कल्चरल कन्वेंशंस एंड द कन्वेंशंस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो न्यू मीडिया जो अभी प्रेजेंट जो कल्चरल कन्वेंशंस है और सॉफ्टवेयर के कन्वेंशन है, इसके बीच में जो है एक मिक्स का काम कर रहा है, दोनों को एक दूसरे के साथ मतलब एक संयोजक जोड़ने का काम कर रहा है। न्यू मीडिया को हम जो है इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो है ह्यूमंस को टेक्नोलॉजी के साथ और आपका जो कल्चर है उसके साथ जोड़ रहा है। नेक्स्ट है न्यू मीडिया एट द एस्थेटिक्स दैट एक्कम्पनी द अर्ली स्टेज ऑफ एवरी न्यू मॉडर्न मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो अगर हम बात करें कि बहुत सारे जो है एस्थेटिक वैल्यू वाली चीज़ें होती हैं, उसके अंदर हम क्या करें कि न्यू मॉडर्न मीडिया और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है इतना अच्छा समन्वय इस समय में हो रहा है, चीज़ें इतनी तेज़ी से डेवलप हो रही है। मॉडर्न मीडिया मॉडर्न पीरियड में सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सारी चीज़ें, हिस्ट्री, सब कुछ जो है एक दूसरे के साथ जो है पूरा जुड़ता न्यू मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ जुड़ता चला जा रहा है। न्यू मीडिया इज फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिदम्स प्रीवियसली एग्जीक्यूटेड मैनुअली और थ्रू अदर टेक्नोलॉजीज़। जो एल्गोरिदम जो है, एल्गोरिदम बनाया जाता है, एल्गोरिदम क्या होता है कि एक जो है रूल रेगुलेशन, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं, बनाए जाते हैं
कि उसके ऊपर जो है आप कोई भी चीज़, कोई भी डेटा को आप मैनिपुलेट कर पाएँ, अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस बना करके और तरह तरह के सॉफ्टवेयर से डेवलप करके। तो एल्गोरिदम को बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूशन जो है न्यू मीडिया कर रहा है। न्यू मीडिया एज द इनकोडिंग ऑफ मॉडर्नाइज एवास्ट ग्रेड न्यू मीडिया एज मेटा मीडिया। तो अभी जो है बहुत जगह पे बात हो रही है इसकी, जो है मेटा मीडिया की। तो इसमें मैंने डिक्लेयर किए थे कि 1920 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो है वो ज़्यादा रेलेवेंट जो है कोई दूसरे पीरियड से ज़्यादा रेलेवेंट था नहीं। लेकिन जो मेटा मीडिया है, ये पोस्ट मॉडर्नाइजेशन में जो है बहुत ही तेज़ी से जो है मेटा मीडिया, मतलब सारी तरह की डेटा को, हर तरह को जो है मेटा डेटा जैसे बोला जाता है, तो उनको सबको एक दूसरे के साथ जो है अच्छी तरह से लिंकिंग करके, हाइपर मीडिया भी बोल सकते हो, हाइपर लिंकिंग कर करके ये सारा जब जब वर्ल्ड वाइड वेब आया उसके बाद ये हाइपर लिंकिंग स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद से इन सब चीज़ों का सर्च इंजन, डेटाबेस, ये सारे जो है मेटा मीडिया की तरह जो है हर तरह के डेटा एक्सेस करने की कैपेबिलिटी आ गई। और मेटा मीडिया जो है एक एग्जाम्पल है कि कोई भी क्वांटिटी को किस तरह से क्वालिटी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा डेटा इधर उधर बिखरा हुआ था, उसको मेटा मीडिया ने जो है उसको पूरे को संयोजन करके एक कंबाइन करके एक जगह पे ला दिया। अभी हम बात करें न्यू मीडिया एज पैरेलल आर्टिकुलेशन ऑफ सिमिलर आइडियाज इन पोस्ट वर्ल्ड वार टू आर्ट एंड मॉडर्न कंप्यूटिंग। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद ही जो है ज़्यादा डेवलपमेंट के काम और इन सब चीज़ों पे, टेक्नोलॉजी वगैरह पे ज़्यादा फोकस शुरू हो गया था। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये पैरेलल आर्टिकुलेशन जो है, सिमिलर आइडियाज़ जो है बोलते हैं इसलिए इसको। अभी हम बात करें कि हिस्ट्री क्या है न्यू मीडिया को की, तो फिर हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो हिस्ट्री 1950 में कंप्यूटर्स ने धीरे धीरे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना शुरू किया था। उसके बाद उस टाइम पे आपने सुना होगा और पहले जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि मार्शल मैकलुहान ने जो है क्या किया था, ग्लोबल विलेज और गुटेनबर्ग गैलेक्सी वाली जो है उन्होंने जो बुक लिखी थी, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मीडिया लिखी थी। तो तब से जो है उन्होंने इसके प्रभाव को समझना शुरू किया और पब्लिक को भी पता चला कि टेक्नोलॉजी का जो डेवलप हो रहा है इसकी वजह से पूरा वर्ल्ड जो है एक विलेज हो जाएगा। 1980 तक इतना ज़्यादा इसका फोकस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे 80s में जब वर्ल्ड वाइड वेब वगैरह का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सारे जो है ऐप्स, सोशल मीडिया का काफ़ी तेज़ी से डेवलप होना शुरू हो गया, ईमेल्स वगैरह शुरू हो गए, तब धीरे धीरे इसके बारे में एक रियलिटी बनना शुरू हो गया। तो इस तरह से जो है न्यू मीडिया इस तरह से बढ़ा हुआ है। अभी हम ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू मीडिया को अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन में जो है इसको जो है न्यू मीडिया को, इसको क्या बोल सकते हैं, एज टूल फॉर सोशल चेंज। सोशल चेंज इसलिए आप बोल सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले के समय में जब लोगों की इतना कनेक्टिविटी नहीं थी तो सोसाइटी कुछ अलग तरीके से अपना काम करती थी। तब इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी जो है आपका कंप्यूटर्स के ऊपर, मोबाइल स्मार्टफोन्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर नहीं होता था, और चीज़ों को, आपको कोई भी डेटा हो उसको एक्सेस करने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन अभी न्यू मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया जो है जितना जो डेवलपमेंट हो गया है, इसकी वजह से पूरा एकदम सोसाइटी में चेंज आ गया है। अभी हम कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो तो पूरे वर्ल्ड से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। न्यू मीडिया इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। म्यूजिक इंडस्ट्री में न्यू मीडिया आपने देखा होगा कि इतने सारे ट्रैक्स, म्यूजिक, इनको सबको इतना मैनिपुलेशन करना, एडिटिंग सब करके, और तरह तरह का जो है इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतना हाई क्वालिटी का जो है अभी आज के समय पे म्यूजिक इंडस्ट्री ने यूज करके म्यूजिक लाया है। उससे पता चलता है कि कितना अच्छी तरीके से उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी, इंटरनेट सिक्योरिटी में भी आपके बहुत सारे ग्लोबल स्पिनेज कम्युनिटी वगैरह बहुत सारे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस फॉर्मेट्स को जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं उनको सबको हैक कर सकते हैं। तो स्पिनेज कनेक्टिव अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो फेसबुक, ट्विटर, इसके इन सब पे और बहुत सारी साइट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से, इनसे क्या है कि एक दूसरी कंट्री को
बाकी लोगों को भी पता चलता है कि इनकी किस तरह की एक्टिविटी अभी चल रही है, और उससे उसको हम जो है उसके अगेंस्ट अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करते हैं, तो इससे नेशनल सिक्योरिटी में काफ़ी मदद मिलता है। इसके अलावा अगर हम इंटरेक्टिविटी की बात करें तो इंटरेक्टिविटी, पहले की जो इंटरेक्टिविटी थी और आज की इंटरेक्टिविटी, ये दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले के हम नॉर्मल फ़ोन पे बात कर लेते थे, ईमेल वगैरह भेज देते थे, लेकिन आज के समय में आप अपने वीडियो के थ्रू, बहुत तरह से इमेजेज के थ्रू जो है आप कनेक्ट तुरंत हो करके और तुरंत अपना इन्फॉर्मेशन को कहीं भी आप इंटरेक्टिव किसी के साथ भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये न्यू मीडिया का बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक इफ़ेक्ट है, समझ लीजिए। इसके अलावा इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री में न्यू मीडिया का बहुत ही ज़्यादा यूज है। आप नॉर्मल कोई भी इंडस्ट्री की बात करें, टेलीविज़न इंडस्ट्री की बात कर लें, या फिर मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, सारी इंडस्ट्रीज़ जो है न्यू मीडिया के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा चल रही हैं। तो इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा ज़ोर है, और जितने भी इंडस्ट्री के अंदर पूरे अकाउंटिंग और सारे जो जितने भी काम होते हैं, सारी एक्टिविटीज़ में जो है आपका मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम यूथ की बात करें तो फिर एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, उसके बाद उनको बहुत तरह तरह की चीज़ें सीखने के लिए, नई चीज़ें, इंटरनेट से चैट, वीडियो गेम्स, सोशल नेटवर्क, ये सारी चीज़ों में आपको काफ़ी जो है यूथ को काफ़ी मदद मिल रही है। बहुत सारे यूट्यूबर्स पैदा हो रहे हैं जो कि यूट्यूब चैनल्स अपने बना रहे हैं, और इसके अलावा लोगों को जो है यूट्यूब वगैरह के अलावा गेम्स, फैशन, फूड, सिनेमा, म्यूजिक, जहाँ भी उनको, और या फिर कोई भी ट्यूटोरियल है, आप बहुत सारे देखेंगे आजकल, सारे क्लासेस भी जो है सारे इसके ऊपर ही चल जाते हैं। आप गूगल मीट या फिर जो है माइक्रोसॉफ्ट मीट, इन सब चीज़ों की मदद से आप जो है अपने सारे क्लासेज और अपने कंपनी, अपने लोगों के साथ आप आराम से जो है मीट कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। अगर हम बात करें अभी कि ग्लोबलाइजेशन की जो है न्यू मीडिया में, इससे पहले एक बहुत ज़रूरी है एथिकल इश्यूज़। एथिक्स बहुत ज़रूरी है, किसी भी मीडिया या कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसके अंदर एक एथिक्स होना चाहिए। तो सोशल मीडिया एथिक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको एथिक्स को आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इसका जो है, जो जितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उससे ज़्यादा इसका नुकसान हो सकता है। इसलिए जो एथिक्स होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। किसी के डेटा को कभी भी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिसका एक्चुअली डेटा है उसको नुकसान हो जाएगा। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जैसे आया हुआ है, उसके बाद उसको रिवाइज़ करके एक्ट 2008 भी लाया है। तो इन सब चीज़ों की, एक तो आपको जो है आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे उसके ऊपर, दूसरा आपको पता चलेगा तो आपको जो है इंक्वायरी करने के बाद पनिशमेंट भी हो सकता है, सज़ा हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। और अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन एंड न्यू मीडिया की, तो ग्लोबलाइजेशन न्यू मीडिया में इसका अभी हमने जस्ट अभी बात कर लिया है कि 5-6 चीज़ें हैं। टूल फॉर सोशल चेंज, न्यू मीडिया इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरेक्टिविटी, इंडस्ट्री, यूथ। अभी हम ऑनलाइन जर्नलिज्म की बात करेंगे। ऑनलाइन जर्नलिज्म में ऑनलाइन न्यूज़पेपर, इंटरनेट मीडिया डेमोक्रेसी, स्ट्रीमिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑनलाइन जर्नलिज्म की अगर हम डिफिनीशन करें तो ऑनलाइन जर्नलिज्म को कहा जाता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट है, उसकी रिपोर्टिंग करना या फिर उसको प्रोड्यूस करना और डिस्ट्रीब्यूट करना इंटरनेट के थ्रू, तो उसको हम बोलेंगे ऑनलाइन जर्नलिज्म। इनका ज़्यादा जो है तेज़ी से बढ़ना शुरू 1990 से हो गया था, और 2009 तक जो है ऑडियंसेस फॉर ऑनलाइन जर्नलिज्म कंटिन्यू भी बहुत तेज़ी से जो है ग्रो होना शुरू कर दिए। और ऑनलाइन जर्नलिज्म में अगर हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर की बात करें तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर हम उसको कहते हैं, इसको एज ए वेब न्यूज़पेपर भी बोला जाता है, जो कि इंटरनेट के ऊपर ही होता है, उसी को ऑनलाइन न्यूज़पेपर बोलते हैं, वेब के ऊपर अवेलेबल होता है। ये सेपरेटली भी हो सकता है, या फिर एक जो है पीरियडिकल के फॉर्म में
ऑनलाइन वर्जन इसका जो है बहुत सारे न्यूज़पेपर्स का ऑनलाइन वर्जन वाले निकाल देते हैं, बाकी ये फिजिकल प्रिंटिंग भी करके बनाते हैं, तो उनको हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर। ये हार्ड कापी की तरह ही बिल्कुल होते हैं, पूरा लेआउट सब कुछ जो है उसका, जो बाउंड्रीज लीगली जैसे जिस तरह से उसको आपने बनाया हुआ है नॉर्मल न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के लिए, सेम वैसे के वैसे ही जो है आपको न्यूज़पेपर मिलेंगे। इसके अलावा इंटरनेट मीडिया डेमोक्रेसी, अगर हम वेब 2.0 की बात करें तो ये बहुत ही पावरफुल मीडियम जो है इसको बनता जा रहा है, बना है। ग्रोथ ऑफ मीडिया डेमोक्रेसी, और इसको जो है काफ़ी जो है अपने पार्टिसिपेंट्स को ये बहुत सारा जो है पोटेंशियल वॉइस एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। एक्सेस टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि किस तरह से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो इसको इसलिए बोलते हैं कि इंटरनेट मीडिया डेमोक्रेसी, क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी चीज़ को एक्सेस करना चाहे किसी चीज़ को तो उसको कर सकता है, किसी के लिए कोई इसमें रुकावट नहीं है या मना नहीं है। इसके अलावा अगर हम स्ट्रीमिंग मीडिया बात करें, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, तो इसमें डिजिटल पब्लिकेशन, ई बुक, ई पब्स बोला जाता है, डिजिटल मैगजीन्स, और इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरीज़ का डेवलपमेंट और कैटलॉग्स, ये सारी चीज़ें जो है जितनी भी चीज़ें डिजिटली होती हैं इसको हम स्ट्रीमिंग मीडिया बोलते हैं। इसमें आपको जो है बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, उनको सबको आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसमें बहुत सारे गूगल प्ले बुक स्टोर्स वगैरह की मदद से या फिर अपनी वेबसाइट्स की वजह से और बहुत सारे तरह के ऐप्स बना करके उससे इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग की अगर हम बात करें तो इसको ई पब्लिशिंग या डिजिटल पब्लिशिंग भी बोला जाता है। इसमें डिजिटल पब्लिकेशन, ई बुक्स के, ई पब्स, डिजिटल मैगजीन और डिजिटल लाइब्रेरी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है इसमें सारा चीज़ आ जाता है। अभी हम सर्च इंजन्स की बात करते हैं कि सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन जो है, कोई भी सर्च इंजन है वो क्या है कि उसका काम होता है कि जितना भी डेटाबेस, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं नेट के ऊपर, उनको सबको एक्सेस करने की कैपेबिलिटी होना, ऐसा सॉफ्टवेयर होना, ऐसा जो है आपने जो है प्रोग्राम बनाया हो कि जिससे वो आप जब भी जो चीज़ चाहें उसको उसी हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका इन्फॉर्मेशन चाहिए जो, उसको सर्च करके और नेट पे जहाँ भी अवेलेबल है उसको निकाल के लाए, तो उसको जो है ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या बोला जाता है, सर्च इंजन बोला जाता है। सर्च इंजन इम्पॉर्टेंट क्यों है? सर्च इंजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन कोई लेना है तो आप उसको टाइप करके एक एक साइट और एक एक चीज़ का पता करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी निकल जाएगी, आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे इंटरनेट से। लेकिन अगर आपके पास सर्च इंजन है तो आप उसको तुरंत सर्च रिजल्ट फटाफट जो है जैसे ही मारेंगे तुरंत आ जाता है, और आप उसमें से देख लेते हैं कि आपका सबसे रेलेवेंट डाटा कौन सा है, उसको आप आसानी से जो है निकाल लेते हैं। अगर हम सर्च इंजन कौन कौन से जो है टाइप्स हैं, तो इसमें 3-4 टाइप होते हैं। पहला तो क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन, दूसरा ह्यूमन पावर्ड डायरेक्टरीज, इसके अलावा हाइब्रिड सर्च इंजन्स, और इसके अलावा बाकी अदर स्पेशल सर्च इंजन्स की कैटेगरी में आते हैं। क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन की अगर हम बात करें तो ये जो है क्या है कि ये क्रॉलर या बॉट या स्पाइडर क्रॉलिंग या इंडेक्सिंग डेटाबेस का इस्तेमाल करता है। इसमें 4 जो है बेसिक स्टेप होते हैं। पहला क्रॉलिंग होता है, फिर इंडेक्सिंग होता है, फिर कैलकुलेटिंग इसकी रिलेवेंसी की डेटा एक्चुअल में कितना रेलेवेंट है, उसके बाद उस रिजल्ट को रिट्रीव करना और सामने ले आना। तो जो क्रॉलिंग वाले जो सर्च इंजन है वो जो है इस तरह से आपको डेटा, आपका जो भी आपको चाहिए होता है वो पूरा का पूरा जो है आपके सामने लाते हैं। क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो गूगल हुआ, बिंग हुआ, याहू, बाइडू, यांडेक्स, ये सारे जो है एग्जाम्पल हैं क्रॉलर बेस्ड सर्च इंजन के। इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्यूटर ह्यूमन पावर डिक्शनरीज़, तो ह्यूमन पावर डिक्शनरीज़ को एक्चुअली इनको ओपन डिक्शनरी सिस्टम भी बोला जाता है। ये ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है डिपेंड होता है और वो सारा लिस्ट होता रहता है। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी सर्च या कोई भी चीज़ करते हैं तो वो इंडेक्स होता रहता है, और इसी तरह से वो जो है इसलिए बोला जाता है उसको ह्यूमन पावर। साइट ओनर जो होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है अपने साइट का डाल देता है कि वो किस कैटेगरी में लिस्ट होना है,
और उसके बाद उन सबमिटेड जो साइट्स होती हैं वो मैन्युअली उसको रिव्यू की जाती हैं और एप्रोप्रिएट कैटेगरी में उसको लिस्ट की जाती हैं। अगर जो है एप्रोप्रिएट कैटेगरी में नहीं आता तो उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। इसके अलावा उसके अंदर सर्च बॉक्स में कीवर्ड्स भी इंटर किए जाते हैं और डिस्क्रिप्शन साइट्स की जो है उसके साथ मैच किए जाते हैं। और अगर अच्छा कंटेंट है तो एक कोई गुड साइट है तो उसको जो है रिव्यू करने के जो है ज़्यादा चांसेज होते हैं कि ज़्यादा तेज़ी से रिव्यू किया जाएगा इन कंपैरिजन को पुअर कंटेंट। इसलिए इसमें जो है एसईओ बोलते हैं, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हाइब्रिड सर्च इंजन्स, हाइब्रिड सर्च इंजन जो होते हैं वो क्रॉलर बोर्ड्स भी होते हैं, मैनुअल इंडेक्सिंग से भी होते हैं, ये दोनों मिला करके बनाए जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर लें तो गूगल जो है प्राइमरी बेसिकली क्या करता है कि ये क्रॉलर को जो है प्राइमरी मैकेनिज्म की तरह यूज करता है। उसके बाद ह्यूमन पावर डायरेक्टरीज को जो है एज ए सेकेंडरी मैकेनिज्म यूज करता है। इन दोनों को यूज करके ये अपने डेटा को निकालता है। आप कोई चीज़ पहले सर्च करते रहेंगे तो आपके सामने वो डेटा तुरंत आ जाता है। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो जो है ह्यूमन बेस्ड जो आपने जो चीज़ सर्च किया है उसके बेस्ड पे जो है वो डायरेक्टरी जो सब डायरेक्टरीज बना देता है और वो डेटा तुरंत सामने लाता है। अगर टाइप की अगर हम बात करें तो बहुत सारे तरह के बॉट्स वगैरह होते हैं जिनका इमेजेज, वीडियो, न्यूज़, प्रोडक्ट्स, लोकल लिस्टिंग्स इनमें काफ़ी यूज होता है। तो इसमें जो है जैसे गूगल न्यूज़ पेज जो है इसमें आप जो है ओनली न्यूज़ का ही सर्चिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डॉग पाइल सर्च इंजन है वो दूसरे सर्च इंजन से जो है आपको डेटा कलेक्ट करके देता है। इसी तरह से सूगल जो है ये एक्यूरेट रिजल्ट जो है स्पेसिफिक एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल मीनिंग और सर्च क्वेरीज के हिसाब से बना के देता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के सर्च इंजन हैं। अभी हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यू मीडिया। तो न्यू मीडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वेब 1.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 आया है। अब इसमें अगर हम देखें इस डायग्राम की मदद से वेब 1.0 में जो है खाली पुश मैकेनिज्म का यूज होता था। इनिशियल जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट जो था वो वेब 1.0 था। इसके अंदर आप जस्ट खाली इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से कनेक्ट होना ही शुरू किए थे। आपका कोई डेटाबेस या कोई इस तरह का कोई जो है मतलब मैकेनिज्म तब नहीं आया था। तो ये जो है क्या है पुश मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता था कि एक को आपने सर्च किया और उससे जो है वो डेटा को आपने पुश करके उसने डाटा को पुश करके आपको दिया या फिर आपने उसको जो है खींच के लिया। तो ये जो है खाली पुश मैकेनिज्म के ऊपर काम करता था। ये कोई डेटाबेस कहीं पे जो है ऐसा नहीं रहता था कि आपके पास पूरा सबके लिए अवेलेबल है और कहीं से भी आप उसको ले लें। वेब 2.0 में उस चीज़ को काफ़ी चेंज कर दिया गया। इसमें शेयर मैकेनिज्म आ गया। इसमें 2 वे वेब ब्लॉग्स, विकीज़, वीडियो पॉडकास्ट, शेयरिंग, पर्सनल पब्लिशिंग, 2D पोस्टकास्ट एंड सोशल नेटवर्क्स। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। अब भी वेब 3.0 जो शेयर होता था अभी इन्होंने क्या कर दिया कि डेटा को बिल्कुल लाइव कर दिया। रियल टाइम में को क्रिएटिव वेब, 3D पोर्टल्स, एवेटर रिप्रेजेंटेशन, इंटरऑपरेबल प्रोफाइल्स। तो इस तरह से अभी इन्होंने क्या किया कि जितने भी डेटा जितना भी मीडिया है उसको सबको जो है इन्होंने ऑनलाइन और जगह जगह पे इन्होंने इनके डेटाबेसेस को मतलब जो पहले क्या होता था वेब 2.0 में सेंट्रलाइज था। अभी सेंट्रलाइज है उसको आप आसानी से अगर समझें तो डिसेंट्रलाइज कर दिया। वेब 2.0 की अगर हम बात करें 2.0 में जो है लोगों को एक तरह से कंट्रीब्यूट कोलैबोरेट करने की आज़ादी ज़रूर होती थी, लेकिन वो बड़े बड़े विकीपीडिया या इस तरह से जो है बहुत सारे साइट्स थी जिनके अंदर आप इंफॉर्मेशन दे सकते थे, वहाँ डिपॉजिट होता था और उसके बाद उसको शेयर किया जाता था। 3.0 में पूरा डिसेंट्रलाइज हो गया। आप कोई भी डेटा को हर एक पोर्टल पे वो अवेलेबल होता है और आप जहाँ से भी चाहें उसको तुरंत आपको लाइव इमीडिएटली मिल जाता है। इसलिए बोला जाता है कि एक तरह से लाइव डेटा हो गया है। अभी जो है सोशल मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सबसे पहले तो आप फेसबुक की बात करेंगे।
ये अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ऑनलाइन सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज जो है सर्विस है एक्चुअली एक तरह से। ये जो है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में बेस्ड है। फेसबुक वेबसाइट जो है फरवरी 4, 2004 को लॉन्च की गई थी और इसका जो है लॉन्च करने वाले फाउंडर कौन थे? मार्क जुकरबर्ग। और इनके साथ जो उनके फेलो हार्वर्ड कॉलेज स्टूडेंट्स थे और रूममेट थे वो सारे जो है इसमें साथ में आए थे। फेसबुक जो है बहुत ही पॉपुलर फ्री सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। रजिस्टर्ड यूजर को अपना प्रोफाइल क्रिएट करना, फ़ोटो वीडियो अपलोड करना, इसके साथ मैसेजेस सेंड करना, एक दूसरे फ्रेंड के साथ कनेक्ट होना, उनकी फैमिली कॉलीग्स सबसे मिलना। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये अलग अलग जो है लैंग्वेजेज में भी 37 डिफरेंट लैंग्वेजेज में जो है ये अवेलेबल है। इसमें जो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स में का मतलब होता है कि वो मेंबर्स को कॉमन इंटरेस्ट और एक दूसरे के इंटरेस्ट जो है समझने के लिए जो है कॉमन जो है इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स क्रिएट होते हैं। इसके अलावा इवेंट्स, कोई भी इवेंट जो है जैसे आप मेंबर हैं तो आप उसमें पब्लिश करना चाहते हैं तो आप जो है उसके अंदर जो है कोई भी इवेंट अपना पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा पेजेज में जो है मेंबर्स को क्रिएट और प्रोमोट पब्लिक पेज कोई भी क्रिएट करना और प्रमोट करने की जो है आज़ादी देता है। इसके अलावा जो है आपका प्रेजेंस टेक्नोलॉजी, ये मेंबर्स को अलाउ करता है कि कौन से चीज़ें जो है ऑनलाइन हैं और कौन सी चीज़ें अभी जो है चैट में चल रही हैं। तो अगर हम बात करें तो एक मेंबर के पर्सनल प्रोफाइल्स, इसमें बहुत सारे की नेटवर्किंग कंपोनेंट होते हैं। इसमें एक बहुत ही पॉपुलर है वॉल। ये वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड की तरह से होता है और इसमें टेक्स्ट, वीडियो, फ़ोटो सारी चीज़ें जो है अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह से फेसबुक बहुत ही पॉपुलर है और शुरू में जो है बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता था। मई 2007 में फेसबुक ने अपना एक डेवलपर प्लेटफॉर्म भी जो है ओपन किया था। ये थर्ड पार्टी डेवलपर के लिए एप्लीकेशन बिल्ड करना और उनको बाद में जो है अपलोड करना, तो इसलिए ये जो है इस्तेमाल किया गया था। इसको फेसबुक कम्युनिटी के माध्यम से जो है आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते थे। 2008 में फेसबुक इंजीनियर्स ने फेसबुक कनेक्ट का जो है इन्होंने अनाउंस किया था। ये क्रॉस साइट इनिशिएटिव था, ये कि लोगों को अपने इंटरेक्शंस थर्ड पार्टी पार्टनर साइट्स और फेसबुक न्यूज़ फीड के थ्रू जो है इंटरेक्शन करने के लिए ये जो है एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्विटर की, ट्विटर क्या है? एक फ्री सोशल नेटवर्किंग माइक्रो ब्लॉगिंग सर्विस है और ये अलाउ करता है रजिस्टर्ड मेंबर्स को। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ता है। आप जो है शॉर्ट पोस्ट को या ट्वीट्स जिसको बोला जाता है उनको ब्रॉडकास्ट करने की आज़ादी देता है। ट्विटर मेंबर्स ट्वीट्स को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, दूसरे यूजर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके ट्वीट्स को फॉलो कर सकते हैं और बहुत सारे इसमें आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और डिवाइसेस का इस्तेमाल भी करते हैं। ट्वीट्स और रिप्लाई टू ट्वीट्स जो है इनको क्या है, इनको सेल फ़ोन से आज टेक्स्ट मैसेज भी आप एक से दूसरे को भेज सकते हैं। इसलिए ये ट्विटर जो है बहुत तेज़ी से जो है फैला, क्योंकि इसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होता था तो आप उसको बहुत आसानी से तुरंत ट्वीट कर सकते हैं। अब ट्वीट में जो है 140 कैरेक्टर्स का एक लिमिट होता है, क्योंकि ये एक जो है क्या है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस है और जनरली क्या होता है कि ये तुरंत जो है लोगों को डिलीवर भी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है डिलीवर होने में। और सर्च कोई भी मेंबर हो, किसी भी तरह का जो है ट्वीट है उसको ट्विटर के ऊपर आसानी से सर्च भी कर सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करें हैंगआउट की, गूगल प्लस हैंगआउट्स ये जो है ये फ्री वीडियो चैट सर्विस है। गूगल इसको प्रोवाइड करता है। 1-to-1 चैट्स, ग्रुप चैट्स लगभग 10 लोगों के साथ एट ए टाइम आप इसमें कनेक्ट होकर कर सकते हैं। इसके अलावा फेस टू फेस ग्रुप इंटरेक्शन का भी इसमें जो है स्काइप और फेस टाइम और फेसबुक वीडियो चैट की जैसे सिमिलर जो है ये भी फैसिलिटी इसमें दी गई है। गूगल हैंगआउट डेस्कटॉप और मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी जो है और एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेस से, iOS से
आप जो है इनसे सबसे जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्डप्रेस जो है एक ओपन सोर्स वेबसाइट क्रिएशन टूल है जो कि PHP लैंग्वेज में लिखा गया है, और ये ईजीएस्ट और मोस्ट पावरफुल ब्लॉगिंग वेबसाइट कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोल सकते हैं कि आज की डेट में है। ये वर्डप्रेस एक फ्री ओपन सोर्स पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। इसको आप लोकली जो है वेब सर्वर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं, और ये प्रोप्राइटरी वेबसाइट या हो इनको जो है क्लाउड में जो है इसको आप जो है अपना खुद ही जो है उसको क्रिएट करके अपना जो है वेबसाइट अपने नाम से बना करके होस्ट भी कर सकते हैं, और इनको जो है वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर जो है डाला जा सकता है। 2001 में मैट मुलेनवेग और माइक लिटिल जो है इन्होंने ये जो वर्डप्रेस को को-फाउंड किया था। मई 2003 में इसको लॉन्च किया था। इसमें जो है ये लगभग जो है मतलब एक तरह से फ्री ब्लॉगिंग फोरम है यूज़र के लिए, और आज के डेट में जो है बहुत ही अच्छी तरह से फुल इवॉल्व हुआ है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की तरह से। विजेट, प्लगइन्स, GPL V2 इस तरह से जो है बहुत सारे तरह के जो है चीज़ों के साथ जो है ये बहुत अच्छा इवॉल्व आज की डेट में हुआ है। इसके अलावा अगर हम लिंक्डइन की बात करें, लिंक्डइन जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ये स्पेशली फॉर बिजनेस कम्युनिटी। आप देखेंगे कि लिंक्डइन के ऊपर लोग अपना रिज्यूमे डाल देते हैं उससे, ताकि सबको पता चल जाए कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और किस फील्ड में आपने कहाँ जॉब किया है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से आप जब इन्फॉर्मेशन डालते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो आपकी इन्फॉर्मेशन जब जाती है तो फिर आपको कोई भी एम्प्लॉयर है अगर उसको रिक्वायरमेंट है तो उसके थ्रू आप जो है देख करके आपका डेटा और आपको जो है सेलेक्ट कर सकता है। आप जिसके साथ आपने काम किया है उनके साथ आप जो है कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और एक दूसरे को आप जो है फॉलो भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करने से आपका जो है इन्फॉर्मेशन पूरा जो है लोगों को शेयर हो जाता है, पता चल जाता है। इसके अलावा अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम जो है क्या है, एक मोबाइल फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है और सर्विस। ये लोगों को पिक्चर्स, वीडियोस या इनको जो है सबको शेयर करने की फैसिलिटी देता है। आप इंस्टाग्राम को पब्लिकली भी शेयर कर सकते हैं या प्राइवेटली भी जो है शेयर कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें अपने ग्रुप के अंदर शेयर करना चाहें तो इस तरह से जो है आप उसको शेयर कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम जो है बहुत ही पॉपुलर फ़ोटो शेयरिंग ऐप है। इंस्टाग्राम का फ़ोटो शेयरिंग आज जो है सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम जो है लगभग अक्टूबर 2010 में रिलीज़ हुआ था, लगभग 25 लैंग्वेजेज में। ऐप स्टोर में ये 24 आवर्स के अंदर ही जो है फर्स्ट रैंकिंग में आ गया था। इंस्टाग्राम के जो CEO हैं वो केविन सिस्ट्रोम है, और एक तो इसको यूज करना बहुत ही फन है, एडवेंचरस है, और काफ़ी नॉलेजेबल है, इसलिए बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। इसके अलावा माइक्रो ब्लॉग, शॉर्ट फ्रिक्वेंट पोस्ट को जो है माइक्रो ब्लॉग बोला जाता है। तो माइक्रो ब्लॉगिंग एक साइट्स, बहुत सारे वेब सर्विसेज हैं इसमें आप जो है इंस्टेंट मैसेज क्रिएट करके और डाल सकते हैं। बस इसमें यही प्रॉब्लम होता है कि आपके जो है जो मैसेज हैं उनका लिमिट 140 से 150 वर्ड के बीच में ही जो है आपका लिमिटेड होना चाहिए। तो इसलिए माइक्रो ब्लॉग्स जो है छोटे छोटे ब्लॉग होते हैं। सोशल बुक मार्किंग की अगर हम बात करें, ये एक सेंट्रलाइज ऑनलाइन सर्विस है। लोगों को ऐड करना, एनोटेट करना, कोई चीज़ एडिट करना, शेयर करना, तो ये वेब डॉक्यूमेंट्स के जो है इनको डॉक्यूमेंट्स को जो है शेयर करना, एनेक्टोट करना, ऐड करना, एडिट करना, इस चीज़ के लिए जो है आज़ादी देता है। ये ऑनलाइन बुकमार्क मैनेज सर्विस जो है लॉन्च 1996 से ही हैं, लेकिन इन्होंने डिलीशियस को जो है फाउंड किया था 2003 में, और सोशल बुक मार्किंग टैगिंग का काफ़ी जो है फेमस हुआ था उस टाइम पे। अब इसमें आपके जो है फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एक दूसरे को अपना जो है कोई भी डेटा है उसको बुक मार्क कर सकते हैं कि आपके फ्रेंड्स फैमिली उस चीज़ को पढ़ें और उसको समझें।
बेसिकली इसमें टैगिंग का ही काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा। डॉक्स की अगर हम बात करें तो ये जो है ये भी फ्री वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। इसमें डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट्स क्रिएट किए जाते हैं, एडिट किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं ऑनलाइन, और उन फाइल्स को किसी भी कंप्यूटर से अगर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो उससे आप जो है एक्सेस कर सकते हैं। गूगल डॉक्स जो है ये कंप्रेसिव पैकेज गूगल का जो है उसके अंदर गूगल डॉक्स भी अवेलेबल है। गूगल डॉक्स से आप जो है सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद उनको जो है नेट के ऊपर शेयर भी कर सकते हैं। ड्राइव की बात करें, फाइल स्टोरेज सिंक्रोनाइजेशन डिवाइस है, ये भी गूगल के द्वारा ऑपरेट की जाती है। आपने गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा। ये एक स्टोर प्रोवाइड करता है, क्लाउड स्टोर, जिसमें जो है सारी जो डिवाइसेस की जितनी भी फाइल हैं उनको सिंक्रोनाइज कर सकता है और इसके अलावा उसको शेयर करने का काम करता है। और आप देखेंगे गूगल ड्राइव ऑफर लगभग जो है 15 GB तक ये फ्री स्टोरेज ऑफ़र करता है। अगर आपने जो है ऑप्शनल थोड़ा सा पेड प्लान है तो उसमें 100 GB से 30 TB तक का डेटा भी आप जो है अपना स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये पेड सर्विस में आता है। 15 GB तक आपको फ्री स्टोरेज देता है गूगल। इस तरह से अगर हम डिलीशियस सॉफ्टवेयर की बात करें तो डिलीशियस जो है सोशल बुक मार्किंग वेब सर्विस है, स्टोरिंग, शेयरिंग और डिस्कवरिंग जो है वेब बुक मार्क्स के लिए। ये साइट जोशुआ शास्टर और पीटर गोजकोव ने 2003 में इसको जो है फाउंड किया था और इसको याहू ने 2005 में एक्वायर कर लिया था। 2008 तक आते जाते इस सर्विस को लगभग 5.3 मिलियन यूजर्स इसमें जुड़ चुके थे और 180 मिलियन यूनिक बुक मार्क्स जो है URLs क्रिएट हो चुके थे। तो डिलीशियस जो है एक फ्री सर्विस है और आपको जो है जो भी चीज़ें आपको मेन चीज़ें आपको जो चीज़ चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उन चीज़ों को क्रिएट करना, ऑर्गेनाइज करना, उसमें काफ़ी मदद करता है। तो ये बहुत ही अच्छी सर्विस है। इसके अलावा अगर हम स्लाइड शेयर की बात करें तो आपने कभी न कभी आप लोगों ने स्लाइड शेयर का पक्का यूज किया होगा। तो स्लाइड शेयर भी जो है ब्लेब 2.0 बेस्ड स्लाइड होस्टिंग सर्विस है। इसमें स्लाइड्स जो है एक डेटाबेस में कहीं एक जगह रहती हैं, उसके बाद वो सर्वर से आपको जो है उसको आप उठाते हैं, वहाँ से उसको शेयर किया जाता है। आपको जो रिक्वायरमेंट होता है पावर पॉइंट, PDF, कीनोट, ओपन डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशंस, तो इस तरह से कोई भी डेटा होता है उसको आप वहाँ से जो है उठा लेते हैं। ये लॉन्च हुआ था अक्टूबर 4, 2006 में। वेबसाइट यूट्यूब के जैसा जो है तकरीबन इसी तरह से होता है। ये लिंक्डइन ने इसको जो है 2012 में एक्वायर कर लिया था और इसमें लगभग एस्टिमेटेड 70 बिलियन यूनिक विजिटर्स जो है पर मंथ लगभग जो है इसमें विजिट करते हैं और 38 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स इसके अंदर हैं स्लाइड शेयर में। इसके जो बिगेस्ट कंपटीटर हैं वो script.com, इशू एंड इडोक। और स्लाइड शेयर के कुछ नोटेबल यूजर्स हैं वो वाइट हाउस, नासा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सारे जो है आपके उसमें IBM और HP भी जो है इनके साथ जो है बड़े बड़े जो है यूजर्स हैं उनके नाम आते हैं। तो यहीं पे आज का ये क्लास समाप्त होता है। आशा है कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता चली होंगी और अपने रिसर्च करके आप इसको और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।